साहित्य से कट जाइएगा और ज़्यादा बीमार पड़ जाइएगा। क्या कि हम लोग कोरोना काल में हमने देखा है, कोरोना काल में ढेर सारे साहित्यकारों को डिप्रेशन होने से बचाए रखे और लगातार प्रतिदिन हम हेलो फेसबुक साहित्य सम्मेलन, कवि सम्मेलन, लोककथा सम्मेलन करते थे ताकि लेखक डिप्रेशन से बच सके। सबसे बड़ी चीज़ है तनाव हमारे जीवन को परेशान कर देती है। बाकी जो बीमारी आनी है जानी है वो तो आती जाती रहेगी। और जिस तरह डॉक्टर बोलता है कि रेस्ट कीजिए, तबीयत खराब है रेस्ट कीजिए, और मैं कहता हूँ कि रेस्ट जरूर कीजिए, और रेस्ट होने के साथ साथ थोड़ा साहित्य अध्ययन और सृजन भी करते रहिए, उसको मन में लाते रहिए, थोड़ा संगीत भी सुनते रहिए। वह आपको दूसरे तरह से मानसिक शांति पहुंचाएगी और आपके रोग को थोड़ी सी हल्का करेगी। भले आप नहीं लिखिए नहीं, लेकिन सुनिए, पढ़िए। सपना चंदा जी तो आप अपनी आज एक कहानी लेकर आई है। करते हैं। सुधा पांडे जी भी जुड़ गई हमसे। पर्याप्त लोग हमारे मंच पर आ चुके हैं। हम सबका अभिवादन करते हुए और कार्यक्रम का आरंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं बतला दूं कि आज जो हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन है, इसके मुख्य अतिथि हैं हमारे बहुत अजीज मित्र अशोक प्रजापति। अशोक प्रजापति जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है, फिर भी मैं उनका परिचय देना चाहूँगा, इसलिए कि कुछ लोग जो नए लोग हैं शायद नहीं जानते हो। अशोक प्रजापति भी रेल में अधिकारी थे और इन्होंने कई पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई है। इनकी पहली पुस्तक जो आई थी ठौर ठिकाना, उससे हमारा इनका परिचय हुआ था और उसके बाद वे सतत हमसे मिलते जुलते रहे हैं। अभी थोड़ी दोनों अवकाश प्राप्त कर चुके हैं रेल, लेकिन उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है और बहुत अच्छी पुस्तकें चर्चा के केंद्र में रही है। रजनी श्रीवास्तव अंतरा जी भी जुड़ गई हैं। रजनी श्रीवास्तव अंतरा जी की भी हम अभिवादन करते हैं, अंतरा जी को। और जैसा मैं कह रहा था, और लोग माइक को अपना म्यूट कर लीजिएगा, बाकी लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिए। रजनी जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए और जब बोलने को बोलेंगे तब बोलिएगा, अपना माइक खोलिएगा। आज मैंने जैसा कहा कि आज के हमारे मुख्य अतिथि अशोक प्रजापति देश के लब्ध प्रतिष्ठित कथाकार हैं। मंच को सुशोभित उन्होंने आज किया है। हम बहुत दिनों से चाहते थे कि उनको मंच पर लाए, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से नहीं आ पा रहे थे। आज हमारे आग्रह को स्वीकार कर उन्होंने उपस्थिति दर्ज की है। उनकी 2 दर्जन से अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित और देश की कोई भी ऐसी पत्रिका, प्रमुख पत्रिका नहीं है जिसमें उनकी कहानियां नहीं आई है। चाहे हंस हो, कथा देश हो, वागर्थ हो, जितनी भी प्रमुख पत्रिकाएं हैं उन सब में अशोक प्रजापति की कहानियां प्रकाशित हुई है और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होकर चर्चा के केंद्र में रही है। इनकी एक कहानी कथा देश कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत होकर 25,000 का पुरस्कार प्राप्त किया था, अशोक प्रजापति की कहानी। और इनकी कहानियां देश विदेश में पढ़ी जा रही है। इनकी कहानियां अंग्रेजी में अनुदित हुई है और इनकी अनुदित कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुकी है, आने वाली है। इनकी आज एक पुस्तक है, देखिए देख रहे होंगे, नीला चांद और पीले तारे। नीला चांद और पीले तारे, जिस पर केंद्रित होकर हम थोड़ा सा विचार भी देंगे ताकि उनका परिचय, आपको कथा जगत की परिचय मिल जाएगी। और बाकी तो कहानी वही खुद पढ़ेंगे। और लोगों से निवेदन, जो लोग अब तक जुड़ गए हैं, प्राथमिकता उन्हें मिलेगी कहानी पढ़ने के लिए। जो बाद में लोग जुड़ेंगे वो सुनेंगे, उनको फिर अगली बार हम स्थान दे सकेंगे। मीना कुमारी परिहार जी भी जुड़ी है। तो दोस्तों, आज यह भी मैं बतला दूं कि इस पूरे कार्यक्रम
की अध्यक्षता कर रही हैं सुप्रतिष्ठित युवा कवित्री, लेखिका, कथा लेखिका रश्मि लहर जी, लखनऊ से जुड़ी हैं। हम रश्मि लहर जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारा उद्देश्य रहा है, यह भारतीय युवा साहित्यकार परिषद की ओर से आयोजित है। हम भले युवा नहीं रह गए हैं, लेकिन हमने जब संस्था की स्थापना किया था उस समय मैं युवा था। अब भारतीय युवा साहित्यकार परिषद नाम मैंने इसीलिए दिया था, 1979 में स्थापित किए थे। लेकिन आज जो संस्था चला रहा हूँ, मैं संस्थापक रह गया हूँ, बाकी करता धरता आप युवा लोग ही हैं। रश्मि लहर जी जैसे कथा लेखिका हैं, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंच पर इस तरह के लोग आते रहें और हमारे मंच को संभालते रहें। ईरा जोशी जी भी जुड़ गई हैं। ईरा जोशी जी का भी हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं जौहरी हूँ, ईरा जौहरी। अच्छा, आप तो जौहरी हैं, ये हैं, आपको कौन नहीं आता है, आप साहित्य के जौहरी हैं। तो आप सबका भी तो मैं बतला रहा था कि रश्मि लहर जी आज की हेलो फेसबुक कथा सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। मैं उन्हें अचानक भार इसलिए दिया कि हमारे मंच पर नए नए लोग भी आते रहे, एक ही लोग की पुनरावृत्ति ना हो और वो कुछ सीखे। यह मंच सीखने के लिए एक पाठशाला है। आप यह सोच के कभी ना चले कि मैं क्या बोल दूंगी, क्या लिख दूंगी। यह तो पाठशाला है। आज नहीं तो आप में साहस आएगा कैसे? आप जब यहाँ पर बोलेंगी तब आप बड़े बड़े मंचों में भी अध्यक्षता करेंगी, कथा वाचन करेंगी, लोक कथा सम्मेलन करेंगी, संचालन करेंगी। कभी कभी मैं आप लोग को संचालन भी दूंगा, इसे दो मत नहीं है। और रश्मि लहर जी बहुत मेघा प्रतिभा की है, लखनऊ में है, सरकारी संस्थान में वो अधिकारी है। इसके बावजूद बहुत नम्र स्वभाव की है और बहुत मृदु भाव की है। उनकी आवाज़ सुनकर ही मुझे लग जाता है कि रश्मि लहर जी है। उनकी बात सुनकर, उनकी आवाज़ सुनकर, यह उनकी विशिष्टता व्यक्तित्व की। और कथा की क्या विशेषता है आप तो पढ़ते होंगे। उन्होंने कई श्रेष्ठ लोक कथाओं का सृजन किया है, कई कहानियाँ उन्होंने लिखा है, कविताएं लिखा है, और उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित होकर आ रही है, प्रकाशित हुई भी है। तो हम रश्मि लहर जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं निवेदन करूँगा कि जो भी कहानियाँ पढ़ी जाएंगी वे उस कहानी के बाद देंगी। विचार जो देंगे वे कहानी नहीं पढ़ेंगे, और जो कहानी पढ़ेंगे विचार नहीं देंगे, ताकि हम सबकी रचनाओं को सुन सकें। और विचार भी देंगे तो 5 मिनट को समय दिया जाएगा, उससे अधिक नहीं। कहानी जो पढ़ेंगे उनको 10 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। ऐसी कहानियाँ पढ़िए जो 10 मिनट में खत्म हो जाए। मैं इन बातों के साथ है, मैं सबसे पहले आज के विषय पर थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। दोस्तों, आपको हमारी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। दोस्तों, मैं समझ आज के विषय पर थोड़ा सा बोलता हूँ केंद्रित होकर, और उसी से लगे सटे मैं अपनी डायरी में पढ़ लूँगा। आज आंचलिक कहानियाँ अधिक नहीं लिखी जा रही, ऐसा सिर्फ पाठकों का नहीं बल्कि लेखकों का भी विचार है। आज के 2 दशक पहले आंचलिक कहानियों का बहुत ही प्रचलन था। बड़े चाव से लोग आंचलिक कहानी को पढ़ा करते थे। मानो यह भी कहा जाता है कि हमारे बिहार के फणीश्वर नाथ रेणु अपने आंचलिक भाषा शिल्प के कारण से थे, और इसलिए वे आंचलिक कहानियों के प्रणेता के रूप में याद किए जाते हैं। एक आंचलिक कथाकार, उपन्यासकार के नाम पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बना रखी है। वैसे तो हर क्षेत्र की कहानियों में भाषा शिल्प क्षेत्र की भाषा किंतु उस क्षेत्र के मूल भाषा में यदि कहानियाँ लिखी जाती है तो उसमें आंचलिकता स्पष्ट नजर आती है। जैसे बिहार में मैथिली, मगही, भोजपुरी भाषा के कई सशक्त हस्ताक्षर हैं, और आप लोगों के क्षेत्र में भी अपने अपने क्षेत्र में भी आंचलिक भाषाओं के कथाकार मौजूद हैं। इस तरह की कहानियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले हैं। जैसे उषा किरण खान हमारे बिहार की हैं, भगवती प्रसाद द्विवेदी जो भोजपुरी लगातार लिखते रहे हैं। ये लोग कथा जगत में अपनी अलग पहचान बना रखे हैं। उनकी कहानियों में आंचलिकता कूट भरी हुई है। हालांकि ये सब आज नए कथाकारों में आंचलिक कहानियाँ बहुत कम देखने को मिल रही है। इसलिए हमने सवाल रखा कि आज आंचलिक कहानियों का अचानक अभाव क्यों हो गया है, जिसके कारण आंचलिक कहानियाँ राष्ट्रीय स्तर पर सर्वव्यापक नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि आंचलिक कहानियाँ जो लिखी जा रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर नहीं उतर पा रही है। इसलिए आज के जो इस कथा सृजन के प्रति थोड़ा उदासीन दिख पड़ रहे हैं।
धीरे धीरे कहानियों में आंचलिकता सिमटती जा रही है। इसका मूल कारण हो सकता है कि हिंदी कहानियों के पाठक अधिक है और हिंदी कहानियां फिल्मों के माध्यम से हर पाठकों के हृदय तक पहुंच जा रही है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि बाजार से कथा पुस्तकें गायब होती जा रही है, कथा प्रधान पत्रिकाओं का प्रकाशन धीरे धीरे बंद हो रही है, कहानी लिखने वाले रचनाकार आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं या फिर शहर के सौंदर्य बोध और शहर की विसंगतियों के प्रति अधिक जागरूक दिख रहे हैं। आंचलिक फिल्मों और सीरियल भी जो बन रहे हैं उसमें भी आंचलिकता थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अब जरूरत है कि हम आंचलिक भाषाओं को कहानियों के पीछे समेटें। हमारे मंच पर धन्यवाद ऋचा वर्मा जी, आप थोड़ी विलम्ब से आई लेकिन आप आगे हैं। आपको एक कार्यक्रम में जाना भी है। मैं आपको बुलाया था कि आप विशिष्ट अतिथि के रूप में रहेंगी। आपको मैं पहले बुलाऊंगा अध्यक्ष और अतिथि के बाद। मैं डायरी के बाद मैं थोड़ा सा पुस्तकनामा में आज जो अशोक प्रजापति हमारे मुख्य अतिथि हैं उनके बारे में थोड़ा सा बतला दूं, उनकी पुस्तक के बारे में बतला दूं। अनुपम कथा शैली के कारण कथा जगत में दमदार उपस्थिति दर्ज करते हैं अशोक प्रजापति। ओपेरा हाउस और ठौर ठिकाना जैसी कथाकृति एवं उपन्यास के माध्यम से कथा जगत में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम अशोक प्रजापति अपनी मौलिक कथा शैली के कारण आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितने 2 दशक पहले थे। उनकी सृजनात्मकता में शब्दों की कलाबाजी होते हुए भी भाषा की वह सहजता है जो गिने चुने रचनाकारों की लेखनी में दिख पड़ती है। अनोखे दृश्य में प्रभावपूर्ण संवाद से आरंभ उनकी कहानियां पाठकों को और आगे पढ़ने के लिए विवश कर देती है। रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए कथानक को बहुत ही खूबसूरती के साथ कहानी के परिदृश्य से जोड़ देते हैं, जिसके कारण पाठक आगे और आगे बढ़ता चला जाता है। हालांकि उनकी कहानी अथवा उपन्यास में बहुत सारी बातें व्याकरण अपेक्षा से अधिक लंबी हो जाती है और छोटी छोटी कहानियां पढ़ने वाले पाठक उनकी लंबी लंबी कहानियों को देख कर पहले से कतराने लगते हैं। 2-4 पन्नों में ही कहानी की ऐसी बुनाट वो शुरू कर देते हैं कि पाठक आगे और आगे पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। लंबी कहानी और उपन्यास पढ़ने वाले पाठक भले ऊंची कहानियों और उपन्यास को अनदेखा करते हों उनकी कहानियों को, किंतु आज वैसे पाठक भी हैं जो बड़ी बड़ी कहानियों में बहुत बड़ी बड़ी बातें और नए विचार के साथ देखना चाहते हैं। वे अशोक प्रजापति की कहानी उपन्यास का इंतजार करते हैं। कहानी उपन्यास के प्रति समर्पित कथाकार अशोक प्रजापति बहुत ही गंभीरता से और शालीनता से अपनी रचनाओं का सृजन करते हैं। पारिवारिक और सामाजिक विषय को एक नई दृष्टि का जामा पहनाते हैं। यही कारण है कि उनकी कहानियां वैश्विक स्तर पर अपनी मूल्यांकन की मांग करती है और किस क्षेत्र में और जिस क्षेत्र में वह कुछ हासिल किया है उन्होंने बहुत कुछ। उनकी कहानियां विदेशों की पत्रिकाओं में इज्जत सम्मान प्रकाशित होती रही है और कई कहानियां अंग्रेजी में अनुदित होकर पुस्तक के रूप में भी सामने आई है। वे स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं ना तो येन केन प्रकोड़न छपने के लिए या कहानी लिखने का मैं पजदर नहीं हूँ और ना धुआंधार लिखने का। कहानी स्वयं के लिए न लिखकर पाठक के लिए लिखी जानी चाहिए, साथ ही उसे समकालीन समाज के चरित्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला भी होना चाहिए। आपने इस कथन को वे पूरी तरह से ओपेरा हाउस और ठौर ठिकाने कहानी का उपन्यास में किया है। कुछ ऐसी बातें हमें उनकी नवीन कृति नीला चांद और पीले तारे, जिस पुस्तक का कवर हमने आपको दिखलाया, में मिलती है। उनकी कहानी पहली ही कहानी वान्या दिल्ली का कार्यक्रम कैसा है संवाद से आरंभ होकर पाठकों के हृदय में कौतूहलता पैदा करने में सक्षम है। इस कहानी में फिल्मी कथानक से जुड़ा हुआ तथ्य भी सामने आता है और एक सनसनीखेज पैदा करता है। यह आप कहाँ से आए इंस्पेक्टर साहब? कोई कंकाल की भला शिनाख्त कर सकता है क्या? और आप कैसे कर सकते हैं? चर्चित कहानी श्यामली की साइकिल में रेखांकित किया है। यह कहानी पत्रिका में प्रकाशित होकर भी काफी चर्चित रही है और इस कहानी में लेखक की कलात्मक कथा लेखन की कुशलता बखूबी दिख पड़ती है। किशनगढ़ की सबसे श्रेष्ठ कहानी संग्रह की सबसे श्रेष्ठ कहानी मुझे यह लगी, जिस कहानी में मध्यम वर्ग के समाज से लेकर निम्न वर्ग के समाज अपने जीवन साथी को देख रहा होता है। कहानी के कई संवाद लेखक के साथ सृजन की बारीकी को बखूबी रेखांकित कर रही होती है। एकदम निश्चिंत रहो भाई साहब, यहाँ डुप्लीकेट वाला काम नहीं होता। एक एक पार्ट ISI मार्का से है। रोज दर्जन भर साइकिल सरकारी स्कूलों में सप्लाई होती है, कभी कोई शिकायत नहीं आया। एकदम टंच माल है साहब। लेकिन जरा कैरियर मजबूत वाला लगाना भाई, मौका बेमौका घर गृहस्थी का सामान भी तो धोना पड़ेगा ना।
हाँ ठीक है, उनके दाम अलग से लगेंगे। सीट कवर और पीतल की घंटी के कुछ पैसे आपको चुकाने पड़ेंगे। पान की पीक नाली में ठूक कर मिस्त्री ने बोला। गद्देदार सीट कवर और मजबूत कैरियर के बदले सरदार जी ने 300 रुपये झटक लिए। इस कहानी के इस सवाल से आप समझ गए होंगे कि अशोक प्रजापति अपनी अनुपम कथा शैली के कारण कथा जगत में दमदार उपस्थिति दर्ज करते हैं। यह पुस्तक जो नील चांद और पीले तारे अशोक प्रजापति है, इसके लेखक प्रकाशक है KL पंचौड़ी प्रकाशन, इंद्रपुरी गाजियाबाद। और इस सजील पुस्तक 400 रुपये में उपलब्ध है। यह 160 पृष्ठों की यह पुस्तक है। यह हमारी छोटी सी डायरी समीक्षा जो भी समझ लीजिए, यह हमारी ओर से। पुस्तक का नाम फिर से बता दीजिए। पुस्तक का नाम है नीला चांद और पीले तारे। नीला चांद और पीले तारे, एक बार पुस्तक भी देख लीजिए आप लोग। नीला चांद और पीले तारे। अब हम मुखातिब होंगे मुख्य अतिथि की ओर, जिनकी किताबों पर, जिनके व्यक्तित्व पर, जिनके कृतित्व पर हमने अभी चर्चा किया। आज हमारे सामने बैठे हुए हैं अशोक प्रजापति जी। मुझे लगता है वे आवाज़ जरूर सुन रहे होंगे और मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अपना माइक को म्यूट हटाकर आप कृपया हमारे मंच पर आइए और संस्था के प्रति 2 शब्द बोलते हुए, हमने जो विचार दिया उस पर 2 शब्द बोलते हुए आप अपने विचार व्यक्त करें और अपनी एक छोटी सी कहानी का पाठ भी करें। अशोक प्रजापति जी। सर स्वागत है। माइक म्यूट है आपका सर। हाँ, अशोक प्रजापति जी पहले माइक को आप हटा लीजिए। वहाँ माइक का फोटो होगा, उसको आप टच कीजिए, खुल जाएगा। अशोक प्रजापति जी आप माइक वाला पोर्शन को टच कीजिए। हाँ खुल गया, ठीक है। बस अब आप बोलिए।